Ideal portal of learning. Hi everyone, this is DK. I am Dilip Kumar. So welcome to my educational channel Ideal Portal of Learning. So आज का जो वीडियो है ये टॉपिक 1 की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पर बेस्ड है। तो टॉपिक 1 मैंने चंद्रयान मिशन 2 को एक्सप्लेन किया था, उसी के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो लेकर मैं आया हूँ। और मैं ये सीरीज़ जो है 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की चला रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला टॉपिक जो है चंद्रयान मिशन पढ़ाया था। तो ये टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तो हम जो है नेक्स्ट सीरीज़ यानी स्टार्ट करेंगे 2020 की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन को रखा हुआ है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके 50+ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को दबा के लाइक शेयर और कमेंट करें। सो शुरू करते हैं बिना टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना, इसरो का फुल फॉर्म, नासा का फुल फॉर्म, इसरो के अध्यक्ष, ये सारी जानकारी मैंने जो टॉपिक 1 पढ़ाया है चंद्रयान मिशन 2 उसमें इंक्लूड की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देखिए, मैंने उसमें चंद्रयान मिशन को फुल एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा के सिवान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बगल में, ये के सिवान की क्या है, फोटो है। तो के सिवान क्या है, इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। तो शनि के पास क्या है, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। बात करें कितने हैं, तो उसके पास वर्तमान में 82 क्या हैं, उपग्रह हैं। और यह जो ताज है पहले बृहस्पति के पास हुआ करता था, बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 क्या हैं, उपग्रह हैं। तो अभी हाल ही में मैंने बताया था कि 20 उपग्रह शनि के खोजे जाने के कारण क्या हुआ, जो शनि है वो क्या हो गया, टॉप पर आ गया सबसे ज़्यादा उपग्रहों में। अगर बात करें अरुण की, तो अरुण को हम यूरेनस के नाम से भी जानते हैं। इसके पास जो है 27 क्या हैं, उपग्रह हैं। और अगर बात करें ऑप्शन सी की, वरुण की, तो वरुण के पास कितने उपग्रह हैं? तो वरुण के पास टोटल 13 उपग्रह हैं अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। अगर बात करें कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बृहस्पति। बृहस्पति के पास ही सबसे बड़ा जो उपग्रह है, जिसका नाम है गैनीमेड, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 क्वेश्चन बना दिए हैं, तो आप यहाँ पर सारे पॉइंट को याद रखिएगा। जो बृहस्पति के उपग्रह हैं उनको भी याद रखिएगा, अरुण, वरुण, इनके भी क्या करिएगा आप, सैटेलाइट याद रखिएगा, और शनि के तो याद ही रखिएगा। और प्लस ये भी याद रखिएगा, बृहस्पति के पास ही सबसे बड़ा क्या है, इसका चंद्रमा है। यानी जैसे हम पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी के पास जो चंद्रमा है वो क्या है, इसका सैटेलाइट है, वैसे ही जो बृहस्पति है उसके पास सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसका नाम है गैनीमेड। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि किसी गेंद को किस गति से फेंका जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और कभी लौटकर वापस ना आए। तो इस क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट वे में पलायन वेग पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो है इनडायरेक्ट वे में क्या पूछा गया है, पलायन वेग पूछा गया है। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो जो है स्पेस में चला जाए, यानी वापस ना आए। वापस ना आने का मतलब है कि वो कहाँ चला जाए, स्पेस में चला जाए। तो इतनी गति, यानी उसकी गति कितनी होनी चाहिए कि इस स्पीड से फेंका जाए कि वह जो है गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो, बाहर निकल जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी 11.2 किलोमीटर के स्पीड से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो वो क्या होगा, लौट कर वापस नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए कि जो पलायन वेग है पृथ्वी का वो कितना है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन सब देखो इसी से मिलते जुलते हैं, 11.2। तो किसी में देखो सब क्या है, यूनिट का खेल है। तो अगर यूनिट आपको प्रॉब्लम होती है यूनिट की, तो आप यूनिट का मेरा वीडियो देखिए जाकर, आपकी यूनिट की प्रॉब्लम वहाँ से क्लियर हो जाएगी। आप वहाँ से यूनिट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो वो वीडियो हमारा देखिए जाकर, आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा के करीब पहुँचने वाला और सूरज के चक्कर लगाने वाला दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लूना 1।
तो लूना 1 जो है रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, या जो है 2 जनवरी 1959 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो ये 2 जनवरी 1959 को लॉन्च किया गया था। ये लूना 1 है जो सूर्य के चक्कर लगाने वाला और चंद्रमा के पास यानी करीब पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला क्या है, उपग्रह है। अगर बात करें लूना 2 की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला पहला क्या है, उपग्रह है। यानी लूना 2 क्या है, चांद की सतह पर उतरने वाला पहला उपग्रह है। अगर बात करें ऑप्शन डी की, लूना 9 जो है चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला क्या था, सबसे पहला उपग्रह था। तो चांद की सतह पर जो लैंडिंग करने वाला सबसे पहला उपग्रह वो क्या था, लूना 9। अगर बात करें स्पुतनिक की, तो ये क्या था, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला सबसे पहला सैटेलाइट था। तो सबसे पहला अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला सैटेलाइट कौन था, तो हो जाएगा स्पुतनिक। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन क्या हैं, ये फर्स्ट हैं, किसी न किसी फील्ड में ये क्या हैं, फर्स्ट हैं। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और चारों आपको याद रखने हैं। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, ये क्या है कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला सबसे पहला सैटेलाइट है स्पुतनिक। लूना क्या है, लूना जो है चंद्रमा के करीब और सूर्य के पास चक्कर लगाने वाला सबसे पहला क्या है, उपग्रह है। लूना 2 की बात करें तो लूना 2 क्या है, लूना 2 जो है चांद की सतह पर उतरने वाला क्या है, सबसे पहला उपग्रह है। लूना 9 की बात करें तो लूना 9 जो है वो क्या है, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। उतरा तो लूना 2 भी था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग जो है किसने की थी, तो वो लूना ने की थी पहली बार, यानी लूना 9 ने की थी। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन यानी 4-5 क्वेश्चन यहीं से क्या हो गए, आपके कवर हो गए। अगर आप सारे ऑप्शन याद रखते हैं तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन याद रखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, लूना 1 की क्या है, पिक है। तो आप लोग यहाँ पे लूना 1 की ये पिक्चर देख सकते हैं, ये है लूना 1। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की सतह पर कदम रखने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो आपको पता होगा नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे और यूजी शेरनन क्या थे, अंतिम व्यक्ति थे। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चांद की सतह पर अंतिम कदम रखने वाले कौन व्यक्ति थे, इनका नाम था यूजिन शेरनन। और इन्हीं के साथ जो है सवार थे अपोलो 17 में हैरिसन स्मिथ क्या थे, इन्हीं के साथ सवार थे अपोलो 17। तो ये जो मिशन था अपोलो 17, इसमें क्या थे, ये सवार थे। कौन कौन थे, तो ये जो यूजिन शेरनन है और जो है हैरिसन स्मिथ, ये क्या थे, सवार थे। जो हैरिसन स्मिथ थे ये क्या थे, एक जियोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे, एक जियोलॉजिस्ट थे। और जो बात करें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की, तो ये जो है अपोलो 11 के क्या थे, यात्री थे। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में। तो अपोलो 11 के क्या थे, यात्री कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन क्या थे, 11 जो अपोलो 11 मिशन हुआ था उसके क्या थे, यात्री थे। और जो यूजिन शेरनन है और जो हैरिसन स्मिथ हैं, ये क्या थे, अपोलो 17 के क्या थे, यात्री थे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो मैं आपको जो है इनकी पिक दिखा देता हूँ चारों लोगों की, जिससे आप इन्हें पहचान सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन लोगों की क्या है, पिक हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का भार कितना था। यानी आपको पता है भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था, जिसे रसिया के द्वारा जो है लॉन्च कराया गया था। तो इसको जो लॉन्चिंग हुई थी वो 19 अप्रैल 1975 को हुई थी। कब हुई थी, 19 अप्रैल 1975 को हुई थी। तो आर्यभट्ट इसका नाम जो है, हमारे जो इतिहास में बहुत बड़े क्या थे, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उनके नाम पर ये नाम रखा गया था। तो इसे जो लॉन्च किया गया था वो रसिया के द्वारा किया गया था। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 360 kg। तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, उसका भार कितना था, तो 360 kg था। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर हाँ, मैं आपको इसकी पिक दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा आर्यभट्ट। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा आर्यभट्ट। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 90 kg है तो उस व्यक्ति का भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने करना सिखाया था आपको, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो मैंने बताया था कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के क्या है, 1/6 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बस इसमें गुणा लगा देना है 90 का। तो जितना वेट है उसको गुणा लगा देना है, 90 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 1/6 से। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 जा क्या होगा, 6 होगा, और 3 जा क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और जब 2 से क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 15 kg। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी 15 kg क्या होता है, भार होगा। अगर किसी व्यक्ति का भार 90 kg है तो उसका चंद्रमा पर क्या भार होगा, तो उसका क्या होगा, 15 kg। तो ये आप चाहे वो 19 kg हो, चाहे वो 60 kg हो, चाहे वो 70 हो, चाहे वो 100 हो, आप कोई भी भार होगा उसको निकाल सकते हैं, क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है
कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 90 kg है तो उस व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ लैंग्वेज यहाँ पर चेंज है। वहाँ पर क्या था, भार था, यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है। तो यहाँ पर द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए पहले। तो अगर भार की बात करें तो भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान यानी द्रव्यमान इनटू गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ पे जी। तो यहाँ पर भार जो होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, गुणनफल ही होता है। तो लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ पे सिंगल होता है। द्रव्यमान जो है किसी मैटर में उपस्थित जो है लिक्विड की एक्चुअल मात्रा होता है। द्रव्यमान यहाँ पर क्या होता है, तो द्रव्यमान यहाँ पर जो है फिक्स होता है। द्रव्यमान क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मास कैन नॉट बी चेंज, तो मास कभी भी नहीं चेंज होता, चाहे पे आप स्पेस पे चले जाएं चाहे जहाँ पे चले जाएं, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ दिस, यानी द्रव्यमान क्या होगा, नहीं चेंज होगा। लेकिन भार क्या होता है, चेंज होता है। भार क्यों चेंज होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल चेंज होता है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो रहा है, बदलेगा। गुरुत्वाकर्षण हर जो प्लेनेट है उस पर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अगर कहीं पर कम है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भार जो होता है वो द्रव्यमान और क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, गुणनफल ही होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 की कुल लागत कितनी थी। तो जो चंद्रयान 2 की कुल लागत थी वो थी 978 करोड़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। जो चंद्रयान 2 था उसमें 978 करोड़ की कुल लागत आई थी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग कब हुई थी। तो जो ऑप्शन है इसका वो सी करेक्ट है, यानी 22 अक्टूबर 1908 को क्या हुई थी, चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग हुई थी। बात करें चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग कब हुई थी, तो 22 जुलाई 2019 को क्या हुई थी, इसकी लॉन्चिंग हुई थी। तो 22 जुलाई 2019 को जो है चंद्रयान जो 2 था वो लॉन्च हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पिक दिखा रहा हूँ। तो ये चंद्रयान 1 की क्या है, पिक है, और ये दूसरी जो पिक है ये चंद्रयान 2 की क्या है, पिक है। तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडर का संपर्क चंद्रमा की सतह से कितनी दूर पहले हमसे टूट गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा, यानी ऑप्शन बी। 2.1 किलोमीटर पहले ही क्या हो गया था, हमसे उसका संपर्क टूट गया था, जिसके कारण हम उसे ऑर्डर ना दे सके, और फिर क्या हुआ, वो जो है हम उसे ऑपरेट नहीं कर सके, और उससे क्या हो गया, हमारा संपर्क टूटने के कारण वो क्रैश हो गया, यानी उसकी लैंडिंग होनी थी सॉफ्ट और हो गई हार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन थोड़ा पास वाले ही रखता हूँ, ताकि जो है आपको यूनिट वगैरह थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ताकि ऑप्शन सी भी आप देख सकते हैं 2.1 मीटर है, यहाँ पे मीटर है, वहाँ पे किलोमीटर है, ताकि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर जो क्वेश्चन टिक करेंगे तो गलत होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो है आपको वैल्यू जो है थोड़ा आसपास की दी होती है, जिससे क्वेश्चन क्या होता है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोवर का वजन कितना था। तो जो रोवर था उसका जो वेट था वो था 27 kg। तो जो रोवर था उसका वेट कितना था, 27 kg। अगर बात करें हमारा जो लैंडर था उसका वेट कितना था, तो लैंडर का जो वेट था वो 1471 क्या था, किलो था, kg था। तो 1471 kg किसका वेट था, लैंडर का था। टोटल वजन जो हमारा जो मिशन हुआ था वो क्या था, 3877, यानी जो 3870 किलो का क्या था टोटल वजन था, यानी वेट था किसका, जो हमारा चंद्रयान मिशन हुआ था। तो ये टोटल वजन की बात है। अगर बात करें हमारे लैंडर की, तो लैंडर का वजन कितना था, तो लैंडर का था 1471। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 27 kg रोवर का क्या था, वजन था। तो यहाँ पर आप रोवर की पिक भी दे सकते हैं, यहाँ पर रोवर की ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लैंडर में कितने पेलोड थे। तो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट उसमें है, लैंडर में कितने पेलोड थे। तो आपको पता है टोटल जो पेलोड थे वो कितने थे, 13। तो टोटल पेलोड कितने थे, 13। ऑर्बिटर में कितने पेलोड थे, 8, आपको मैंने बताया था। हमारा लैंडर में कितने पेलोड थे, 3। तो लैंडर में हमारे कितने पेलोड थे, 3। और जो हमारा रोवर था उसमें पेलोड कितने थे, तो उसमें पेलोड थे 2। तो रोवर में पेलोड कितने थे, 2। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है लैंडर में कितने पेलोड थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आप ये सारे के सारे पेलोड याद रखिएगा। क्वेश्चन है, बाहुबली का भार कितना है। तो बाहुबली आप जो है प्रभास को मत समझिएगा। तो ये जो है बाहुबली है
ये हमारा जो जीएसएलवी है इसको हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। तो जो बाहुबली है उसका जो भार है वो 640 टन है। कितना है? 640 टन। तो ये आप याद रखिएगा, बाहुबली जो जीएसएलवी है उसका भार कितना है? तो 640 टन है। तो ये आप याद रखिएगा। जो बाहुबली है यानी जीएसएलवी, इससे हम जो है भारी जो भी लॉन्चर होते हैं, लॉन्च करने के लिए जो भी सैटेलाइट होते हैं उनको हम लॉन्च करते हैं, और बाकी जो हल्के उपग्रह होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम पीएसएलवी का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की कुल दूरी कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3,84,400 किलोमीटर। तो ये क्या है? चंद्रमा से जो है पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से चंद्रमा की कुल दूरी है, जो थोड़ा बहुत बढ़ती घटती रहती है अपसौर और उपसौर के कारण। तो ये जो है 3,84,400 किलोमीटर की दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की कुल दूरी है। और बात करें जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो वो है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो आपको पता होगा जो सूर्य है उसकी किरणों को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का क्या लगता है? टाइम लगता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य की किरणों को चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1.3 किलोमीटर, सॉरी सेकंड, किलोमीटर नहीं सेकंड, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। तो 1.3 सेकंड क्या लगता है? उसको टाइम लगता है जो चंद्रमा से जो परावर्तित किरणें हैं उनको आने में पृथ्वी पर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो कौन था? लूना 9। तो लूना 9 क्या था? कृत्रिम उपग्रह था जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आगे ही आपको बताए थे, तो वहाँ से मैंने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए। तो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लूना 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ज़्यादा समय तक काम करने वाला और सबसे लंबी दूरी तय करने वाला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइजर 1 जो है विश्व का सबसे ज़्यादा समय तक काम करने वाला और सबसे लंबी दूरी तय करने वाला क्या है? उपग्रह है। लगभग ये 42-43 साल से काम कर रहा है, और जो है ये जो है लगभग 22 करोड़ की किलोमीटर की दूरी क्या कर चुका है? तय कर चुका है। यानी इसने अभी तक जो है 21.7 बिलियन किलोमीटर की दूरी क्या कर चुका है? ये पूरी कर चुका है। इतने किलोमीटर की दूरी क्या कर चुका है? पूरी कर चुका है। यानी लगभग ये 22 अरब करोड़ की क्या कर चुका है? दूरी को पूरी कर चुका है। और इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो जो है 5 सितंबर 1977 को हुई थी। 5 सितंबर 1977 को क्या हुई थी? इसकी लॉन्चिंग हुई थी। अगर बात करें वाइजर 2 की, इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो हुई थी 20 अगस्त 1977 को इसकी भी क्या हुई थी? लॉन्चिंग हुई थी। यानी कुछ दिन बाद ही इसको क्या किया गया था? मतलब पहले क्या किया गया? लॉन्च किया गया था। यानी जो वाइजर 2 है इसकी लॉन्चिंग क्या हुई थी? पहले हुई थी, और वाइजर 1 की लॉन्चिंग क्या हुई थी? इसकी बाद में हुई थी। यानी इसको 5 सितंबर को लॉन्च किया गया था, इसको 20 सितंबर को लॉन्च किया, लेकिन वाइजर 1 का नाम इसे वाइजर 1 ही रखा गया क्योंकि ये बनकर पहले तैयार हो गया था। लॉन्चिंग वाइजर 2 की हो गई थी। तो इसे 20 अगस्त को लॉन्च किया गया था वाइजर 2 को, और इसे 5 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और बात करें कि जो वाइजर 1 है ये इंटरस्टेलर में पहुंचने वाला, इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला क्या है? पहला अंतरिक्ष यान है, यानी अंतरिक्ष उपग्रह है। यानी जो वाइजर 1 है इंटरस्टेलर में पहुंचने वाला, इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है? जो सन है, सन की ग्रेविटी से दूर, यानी हमारे पूरे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया है। कौन? जो वाइजर 1 है। ये यहाँ तक उस स्थान पे पहुँच गया है जहाँ पर क्या है? जो सूर्य की ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है? बिल्कुल लेस हो जाती है या फिर ख़त्म हुई हो जाती है। वहाँ पर ये पहुँच चुका है, और इसी स्थान को क्या कहते हैं? इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये पहुँचने वाला क्या है? पहला उपग्रह है। और वाइजर 2 क्या है? ये दूसरा उपग्रह है। अगर आपको इंटरस्टेलर के बारे में जानना है तो आप इंटरस्टेलर जो हॉलीवुड की मूवी है वो देख सकते हैं, जो इंटरस्टेलर स्पेस पर बनी हुई है। वहाँ से जो है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें आप जो है जो हमारा ब्लैक होल होता है उसके बारे में भी आप काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो उसमें आपको काफ़ी टाइम ट्रैवल के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, बट प्रॉब्लम यह है कि जो यूट्यूब पर है, मतलब यूट्यूब पर तो आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा उसको जो है हिंदी में, लेकिन मूवी जो है वो इंग्लिश डबिंग में ही मिलेगी, आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। तो इंग्लिश में देखकर आप जो है इसकी डबिंग या तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। अच्छी मूवी है, अगर आप मेरी बात मानिए तो उसे जो है एक बार ट्राई कीजिए। हिंदी डबिंग जो है किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, तो आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर आप उसकी ओरिजिनल मूवी देखिए तो उसको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी डबिंग जो होती है थोड़ा सा मिर्च मसाला लग जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है, ये मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DSN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DSN क्या होता है, तो DSN क्या होता है, डीप स्पेस नेटवर्क होता है, डीप स्पेस नेटवर्क। तो जो वाइजर 1 था उसका जो सिग्नल है उसको कैप्चर करने के लिए नासा ने क्या बनाया था, बहुत जगह पर क्या लगा रखे हैं, अपने जो बड़े बड़े जो है टेलीस्कोप्स लगा रखे हैं, या फिर जो नेटवर्क सिस्टम है उसको क्या रखा है, लगा रखा है। तो उसी को एक सिस्टम है जिसे कहते हैं डीप स्पेस नेटवर्क। इसी सिस्टम के थ्रू क्या करता है, वाइजर 1 की वो क्या करता है, जो मैसेज आता है उसको रिसीव करता है, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस दूरी पर है, तो वहाँ से जो है मैसेज को रिसीव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा जो है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है आजकल की नई टेक्नोलॉजी जिसे DSN बोलते हैं, यानी डीप स्पेस नेटवर्क। तो हल्की भी आप कोई भी मैसेज वहाँ से आता है, वहाँ से मतलब वहाँ से इतनी दूरी तय करने में क्या हो जाता है, मैसेज कोई भी होता है तो ट्रैवल करके क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो वीक नेटवर्क को पकड़ने के लिए ये DSN क्या करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो इसको जो है नासा ने लगा रखा है पृथ्वी पर। कई का फुल फॉर्म क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे और इसे मैं पढ़ा रखा हूँ, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट इसका आंसर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर बात करें, अगर PDF आपको चाहिए तो PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप PDF को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आई एम बैक विथ न्यू वीडियो।